गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और है 4 चैप्टर है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, पार्ट है 4, क्लास आपकी 11th केमिस्ट्री। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हैश इज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, SUMM मेशन। देखो हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ enthalpy change for a reaction, according to this law enthalpy change for a reaction is same for a reaction is क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the enthalpy change for a reaction is same whether it occurs in one step, whether it occurs in one step or in a series of steps, or in a series of whether it occurs in one step or in a series of steps. For example, हम बात जैसे इसमें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कार्बन है, कार्बन से एक तो प्लस हाफ O2 डायरेक्ट आपकी क्या बन जाए? ऑक्सीजन बन जाए CO2। एक आपकी यहां बन जाए कार्बन प्लस हाफ O2 और उससे क्या बन जाए? CO, और CO में प्लस हाफ O2 तो क्या बन जाए? CO2। देखो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन में वो डायरेक्ट ऑक्सीजन CO2 बन रही है और कार्बन में प्लस हाफ O2, प्लस हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन CO, फिर हाफ O2 तो CO2। तो जो एंथैल्पी चेंजेस कार्बन प्लस O2 से CO2 बनने की, वो आपकी देखो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ कितनी आती है? 393.5 किलो जूल पर मोल। कितनी आती है? 393 माइनस कितनी है? 393.5 किलो जूल पर मोल। ये किसके रेस्पेक्ट में है? एंथैल्पी चेंज जब कार्बन से O2 करके डायरेक्टली CO2 बन रहा है। और इन दोनों में देखो कितनी कितनी आती है आपकी? फर्स्ट स्टेप में तो आपकी आती है -1110.5 किलो जूल पर मोल, और जो सेकंड आपका स्टेप है उसमें आती है आपकी -283 किलो जूल पर मोल। देखो आपके फर्स्ट स्टेप में जो आपकी आती है एंथैल्पी चेंज, कार्बन से CO, ऑक्सीजन CO वाले में 1110 और इसमें 283, इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी 393.5 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन चाहिए एक स्टेप में हो, चाहिए वो नंबर ऑफ स्टेप में, जो एंथैल्पी चेंज है टोटल वो हमेशा क्या रहता है? रिमेन सेम। यही कहता है आपका हैश लॉ। देखो एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप और इन ए नंबर ऑफ स्टेप। जैसे कार्बन से CO2 बन रहा है, एक स्टेप में बन रहा है तब इतनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, और कार्बन से पहले CO बना है फिर CO से CO2 बना है, तो इन दोनों का सम भी इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब जो एंथैल्पी चेंज है वो रिएक्शन की चाहिए एक स्टेप में हो, चाहिए नंबर ऑफ स्टेप में, वो क्या रहेगी? रिमेन सेम। यही कहता है आपका हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।
नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स, क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द entire universe the entropy of the entire universe as an isolated system, as an isolated system will always increase, will always increase over time, will always increase over time। देखो क्या कह रहा है, द एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, रैंडमनेस का मतलब जिगजैग मूवमेंट, जैसे कोई भी पार्टिकल का ऐसे जिगजैग, अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जो एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, जो एंट्रोपी है पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की, वो क्या है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। पूरे ब्रह्मांड में आपके एंटायर यूनिवर्स की आइसोलेटेड सिस्टम है, तो विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ आपकी एंट्रोपी है वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम। जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, जिगजैग मूवमेंट है पार्टिकल्स का, वो बढ़ता जा रहा है। ये आपका क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसमें एक टर्म आई है एंट्रोपी, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ये एंट्रोपी क्या होती है। देखो एंट्रोपी क्या होती है, इट इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ द, इट इज ए मेजर ऑफ द, इट इज द मेजर ऑफ द degree of randomness, degree of randomness or disorder, or disorder in the system। जो एंट्रोपी है ये किसको मेजर करती है, रैंडमनेस को, रैंडमनेस या डिसऑर्डर, या उस सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक डिसऑर्डर का होना या जिगजैग मूवमेंट का होना, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी। ग्रेटर द रैंडमनेस ग्रेटर इज एंट्रोपी, ग्रेटर द रैंडमनेस, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, ग्रेटर द रैंडमनेस ग्रेटर इज एंट्रोपी, ग्रेटर इज एंट्रोपी। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी की। सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है गैसियस पार्टिकल में, इसलिए एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैसियस की। और सॉलिड के अंदर सबसे कम आपकी या जो रैंडमनेस है या मोमेंट है वो सबसे कम होता है, इसलिए सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, बहुत कम होती है, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली जीरो भी हो सकती है। तो और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एंड आल्सो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, एंड आल्सो ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन, आल्सो ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन का मतलब ये है जो एंट्रोपी है ये भी आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब जो डेल्टा एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, S2 माइनस S1। जो एंट्रोपी है ये भी एक आपका स्टेट फंक्शन है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। थर्मोडायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है जो वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। जो गैस होती है इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, हाईएस्ट एंट्रोपी पाई जाती है। तो ये था आपका एंट्रोपी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law the entropy of a entropy of a perfectly crystalline substance, the entropy of a perfectly crystalline substance at a temperature of 0 Kelvin, at a temperature of 0 Kelvin, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो absolute 0 at a temperature of 0 Kelvin, ब्रैकेट में absolute 0 is equal to 0। देखो ये क्या कहता है, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस है, ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हो, और सॉलिड भी, ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन। टेम्परेचर आपका क्या है, 0 केल्विन। देखो 273 केल्विन का मतलब होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन का मतलब, लेकिन यहाँ आपका 0 डिग्री, 0 केल्विन का मतलब है -273। तो 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। उस पे जो आपकी एंट्रोपी होगी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। यही आपका क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि आपकी एंट्रोपी या रैंडमनेस है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड या परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 का मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब -273 केल्विन, या आपका डिग्री सेल्सियस में जाए तो बहुत माइनस में चला जाएगा, -0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। तो उसके ऊपर ये आपकी जो एंट्रोपी है वो भी क्या रहेगी, बिल्कुल 0 रहेगी, मतलब कोई रैंडमनेस नहीं होगी। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, हेस लॉ ऑफ क्या कहता है, हेस लॉ कि आपकी जो एंथैल्पी चेंज है वो रिएक्शन में एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में, वो क्या रहती है, रिमेन सेम। फिर हमने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होती जा रही है।
फिर हमने पढ़ा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, इसको रिप्रेजेंट एस से करते हैं, ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है। इसके बाद हमने पढ़ा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या कहता है कि आपकी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।